तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 37 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं मैनेजर किम को, जो कि डैनियल बेक के छाती में लात मार के उसको जमीन में गिरा चुके होते हैं और कहते हैं, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसकी रक्षा करूंगा। और क्योंकि मैनेजर किम की गर्लफ्रेंड इस बंदे की गुलाम होती है, इसलिए ये बंदा हंसते हुए कहता है गधे कहीं के, तू कोई मूवी शूट कर रहा है या फिर कुछ और? क्या तुझे अब भी समझ नहीं आया एक एक्टर का काम क्या होता है? जिसको तू अपनी प्रेमिका समझ रहा है वो बस हमारी एक कठपुतली है। और ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है अपनी पूरी जिंदगी इस तरह से जीने के लिए। क्या तू सच में सोचता है उसे प्यार व्यार के बारे में कुछ पता होगा? वो जवान लड़की तुझसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती, इसलिए उल्लू के पट्टे अपनी नींद से जाग जा। तुझे अब ये सब कुछ पता चल चुका है, ये हमारा बिछाया हुआ एक जाल था, इसलिए तुझे अब यहाँ से भाग जाना चाहिए। आखिर सब कुछ पता होने के बावजूद भी तू यहाँ पे क्यों मंडरा रहा है? और अभी डैनियल बेक के काफी सारे बंदे यहाँ पे पहुँचने वाले होते हैं, और ये सारे के सारे बंदे होते हैं नॉर्थ कोरिया की सिक्योरिटी टीम से। अभी मैनेजर किम लोगों की तरफ 76 एजेंट्स बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अब तक वो वहाँ पे पहुंचे नहीं होते। इतने में ही डैनियल बेक अचानक से एक लात मारता है मैनेजर किम के, जिससे मैनेजर किम थोड़ा सा पीछे गिर जाते हैं। इसके बाद डैनियल बेक कहता है, गधे कहीं के, तेरे अंदर दिमाग नहीं है। यहाँ पे जो लोग चेयरमैन को जान से मारने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे उनको पकड़ने के लिए आए हैं, यानी तुम्हें पकड़ने के लिए। हरामखोर, क्या तुझे सच में लगता है हम यहाँ पे बिना किसी बैकअप प्लान के आएंगे? तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए, हमारी सोच तुम लोगों से काफी ज्यादा ऊंची है। हम पहले से ही हर चीज का बंदोबस्त करके रखते हैं, इसलिए अब खुद को तैयार कर लो। वही हम देखते हैं जिस होटल के अंदर अभी मैनेजर किम लोग होते हैं, उसके बाहर वो 76 एजेंट्स पहुंच जाते हैं, जो मैनेजर किम लोगों को यहाँ पे पकड़ने के लिए आए होते हैं। ये एजेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, यहाँ आसपास जितने भी लोग हैं उन सबके ऊपर नजर रखो, साथ ही साथ में पुलिस को भी कांटेक्ट करके यहाँ पे बुलाओ। और दूसरा बंदा भी किसी और को कॉल पे बोल रहा होता है, जी सर, डैनियल बेक अभी वहीं पे है। हाँ सर, अभी हम लाओमिंग होटल में है, लेकिन मैनशॉप री अभी अनकॉन्शियस है। दरअसल मैनशॉप री को अनकॉन्शियस करा होता है हांचू शियोंग ने। हांचू ने तो अपनी फाइट निपटा ली होती है, लेकिन जिनचॉल की फाइट अब भी चल रही होती है होटल के अंदर। हम देखते हैं टेबियोम मून एक मुक्का मारता है जिनचॉल के मुंह पे, जिससे जिनचॉल सामने वाली दीवार में जाके टकराता है। टेबियोम मून कहता है, तू छोटे हरामजादे, आखिर तू अपने आप में क्या बड़बड़ाए जा रहा है? तुझे देख के ऐसा लगता है जैसे तेरा दिमाग खराब हो चुका है। और जिनचॉल दीवार में पटके जाने के बावजूद भी बस अभी बोल रहा होता है, रॉक शांति, रॉक शांति। और यहाँ पे रॉक से जिनचॉल का मतलब पत्थर से नहीं होता, उसका मतलब होता है रॉक एंड रोल से, यानी कि मजा मस्ती चिल लाइफ। बट इतने में ही टेबियोम मून जिनचॉल के पास आता है और कहता है, तू दिखने में काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी तेरे अंदर काफी ज्यादा जान है, ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी। लेकिन क्या तुझे लगता है शांति के बारे में तुझे अपने आप में ऐसे बड़बड़ाने का हक है, इसके बावजूद भी कि तू काफी ज्यादा कमजोर है? और टेबियोम जिनचॉल के बाल पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है, और बार बार जिनचॉल को उठा उठा के पटके जा रहा होता है और कहता है, आजादी, शांति, मेरे सामने ऐसी बातें करना बंद कर। ये देख के मेरा दिमाग खराब होता है कि तुम साउथ कोरिया के लोग शांति की बात करते हो। तुम्हें शांति का मतलब पता ही नहीं। शांति की बात बस उसे करनी चाहिए जो ताकतवर होता है। शांति हमेशा हथियारों के साथ ही लाई जाती है, बिना बंदूक और बारूद के शांति मुमकिन नहीं है। क्या तूने इसके बारे में सुना नहीं है? और टेबियोम एक बार फिर से जिनचॉल को उठा के दीवार में पटक देता है। जिनचॉल की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, और टेबियोम फिर से जिनचॉल की तरफ आते हुए कहता है, और आखिर तेरे बालों के साथ क्या दिक्कत है? ये इतने ज्यादा बड़े क्यों हैं? मुझे तेरे बाल बहुत ही ज्यादा घटिया लगते हैं, तुझे स्टाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिनचॉल अभी धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस खो रहा होता है और खुद से कहता है, मेरे दिमाग में धुंधलापन छा रहा है, ये फाइट खत्म हो रही है। और इसी के साथ जिनचॉल की आंखें बंद हो जाती हैं और उसके सामने बस अंधेरा होता है। वो अभी अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया होता है, और इसीलिए अभी उसको अपने सामने 3 बंदे दिखाई देते हैं, जिनको देख के जिनचॉल कहता है, एंगस यंग, फ्रेडी, सीजे स्नेयर, आखिर ये मुमकिन कैसे हो सकता है? आखिर मैं अभी कहाँ पे हूँ? इन तीनों बंदों को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे ये जिनचॉल के आइडियल हैं। भले ही फाइटिंग में नहीं, लेकिन म्यूजिक में तो लग ही रहे होते हैं। इनको देख के जिनचॉल काफी ज्यादा हैरान होता है, और ये जिनचॉल को कहते हैं, जिनचॉल, अभी ये जरूरी नहीं है कि तुम कहाँ पे हो। इस समय हमारा रॉक दाव पे लगा है, प्यार का प्रतीक, मधुरता की परिभाषा, यानी कि हमारा रॉक, उसके ऊपर हमला हुआ है। वो इंसान तुम्हारे लंबे बालों का भी मजाक उड़ा रहा है। उनमें से एक बंदा जिनचॉल के कंधे में हाथ रख के कहता है, जिनचॉल, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। कोरियन रॉक का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। जिनचॉल, ये बात हमेशा याद रखना, अगर तुम अभी यहाँ पे हार गए तो रॉक का इतिहास यहीं पे खत्म हो जाएगा। इतने में जो टेबियोम मून होता है, उसको यहाँ पे एक गिटार पिक पड़ी हुई दिखती है, जिससे गिटार बजाया जाता है। टेबियोम इसको उठाता है और कहता है, आखिर ये क्या है? इसके ऊपर एक कंकाल बना है, क्या अजीब चीज है, ये तो काफी ज्यादा मनहूस लग रहा है मुझे। और क्योंकि ये गिटार की पिक जिनचॉल के लिए काफी ज्यादा खास होती है, इसलिए जिनचॉल अपनी जगह से उठता है और कहता है, उसे नीचे रख, वो कोई ऐसी चीज नहीं है
जिसको तू अपने गंदे हाथों से छुए वो एक बहुत ही पवित्र गिटार पिक है और वही चीज साउथ कोरियन रॉक को एक कदम आगे लेके जाएगी। टेबियम कहता है आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। जिनचॉल कहता है अगर तुझे यकीन नहीं होता तो उसको तोड़ने की कोशिश कर, मैं तुम सबकी यहाँ पे मार मार के हालत खराब कर दूंगा। और जिनचॉल अपने बाल बांध के एक मुक्का मारता है टेबियम के मुंह पे। हालांकि टेबियम को हराने के लिए इतना काफी नहीं होता, इसलिए जिनचॉल अपनी मूवमेंट्स को अभी काफी ज्यादा फास्ट कर लेता है और काफी सारे मुक्के बजाने लगता है टेबियम के ऊपर। जिनचॉल लगातार बिना रुके बस मुक्के ही मुक्के बजाने में लगा होता है और टेबियम फटी हुई हालत में खुद से बोल रहा होता है आखिर ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हुआ, मुझे भी वापसी में इसके ऊपर हमला करना होगा। और टेबियम एक मुक्का मारता है जिनचॉल के ऊपर, लेकिन जिनचॉल टेबियम के मुक्के पे ही मुक्का मार देता है और अपने मुक्के से टेबियम के मुक्के को तोड़ देता है। और इस समय तक टेबियम को अंदाजा हो चुका होता है कि ये छोटा सा दिखने वाला जायंट उससे ज्यादा खतरनाक है। अभी जिनचॉल लगातार टेबियम के ऊपर मुक्के ही मुक्के बजा रहा होता है और ना चाहते हुए भी टेबियम को एहसास होता है कि अब उसे डिफेंस करना चाहिए, क्योंकि अगर उसने डिफेंस नहीं करा तो वो जिनचॉल के हाथ से मारा जाएगा। और टेबियम अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार डिफेंसिव पोजीशन में आता है, लेकिन क्योंकि आज से पहले तो वो किसी भी फाइट में हारा नहीं होता और उसने अपनी पूरी जिंदगी एक ताकतवर इंसान की तरह बिताई होती है, इसीलिए उसे कभी भी डिफेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी थी आज से पहले। और क्योंकि वो लगभग पहली बार ही डिफेंस करने की कोशिश कर रहा होता है तो इसलिए वो ठीक से डिफेंस नहीं कर पाता। उसका डिफेंस करने का पोस्चर पूरी तरह से गलत होता है, जिस वजह से टेबियम के मुंह पे पड़ता है एक भन्नाता हुआ मुक्का, जो कि टेबियम की नाक फोड़ के उससे खून निकाल देता है और टेबियम ऑन द स्पॉट वहीं पे अनकॉन्शियस हो चुका होता है। टेबियम को निपटाने के बाद जिनचॉल कहता है वोहो, हाँ साले अब बता तुझे ये कैसा लगा, इसी को कहते हैं रॉक, इसी को कहते हैं शांति, क्यों तुझे मजा आया ना। लेकिन जैसे ही जिनचॉल अपनी मुंडी घुमा के पीछे देखता है तो उसके सामने डैनियल बेक के काफी सारे बंदे होते हैं जो कि यहाँ पे इन्हीं लोगों को मारने के लिए आ रखे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और डैनियल बेक मैनेजर किम को कहता है लगता है वो लोग यहाँ पे पहुँच गए, तो बता अब तू क्या करने वाला है, क्या तुझे सच में लगता है तू मुझे और मेरे साथ के सारे बंदों को मार के यहाँ से चला जाएगा इस लड़की को लेके, जैसा कि तूने कहा था। मुझे तो लगता है तेरी बात पूरी तरह से बकवास है, क्यों तुझे ऐसा नहीं लगता? भले ही तेरे अंदर बहुत ज्यादा दिमाग होगा, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि अभी तू सिचुएशन समझ सकता है, और अगर तू समझ पा रहा है कि तू अभी कैसी सिचुएशन में है तो आत्मसमर्पण कर दे। अगर अभी तुम लोग खुद को हमारे हवाले कर देते हो तो मैं कोशिश करूंगा जितना प्यार से हो मैं उतने प्यार से तुमसे आगे बात करूं। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे ऊपर रहम खाऊं। तू और वो लड़की, तुम दोनों को ही जिंदगी में काफी ज्यादा रोमांच चाहिए है ना, लेकिन तुझे बता दूं इतना भी रोमांच ठीक नहीं है। अगर तू ऐसी सिचुएशन में किसी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता है तो तेरे लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जैसे कि उस लड़की ने तुझे धोखा दे दिया है। लेकिन इतने में ही जिनचॉल यहाँ पे भागता हुआ आता है और कहता है सालो हरामजादो, आखिर तुम दोनों ने क्या किया है। अभी यहाँ पे किसी को भी जिनचॉल की बात समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वो फिर भी चिल्ला रहा होता है सालो हरामजादो, तुम दोनों ने ऐसा भी क्या कर दिया है कि वो रेस्टोरेंट के गैंगस्टर हमें मारने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। हम देखते हैं बार में जिन गैंगस्टर्स के साथ मैनेजर किम लोगों की फाइट हुई होती है वो भी यहाँ पे काफी सारे आ चुके होते हैं। साथ ही साथ में नॉर्थ कोरिया के सिक्योरिटी टीम के भी बंदे यहाँ पे होते हैं और ये दोनों ही बड़े ग्रुप्स मैनेजर किम लोगों को मारने के लिए आए होते हैं। इन गैंगस्टर्स में से एक बंदा अपने बॉस को बोल रहा होता है सर वो लोग वहाँ अंदर ही हैं, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया था और हमें बोला था कि वो हमारा यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ में उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि पूरी तैयारी के साथ आना क्योंकि हम तुम्हारा ठीक से इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। वो लोग अपने बंदों के साथ यहाँ पे पूरी तैयारी से बैठे हैं। इन गैंगस्टर्स का बॉस कहता है चाहे कुछ भी हो जाए उन हरामजादों को ढूंढ के निकालो। इसके बाद हांशु अंदर जिनचॉल और मैनेजर किम से कहता है सीरियसली तुम लोगों को मेरा काफी ज्यादा शुक्रिया करना चाहिए। दरअसल उन सारे बंदों को मैंने ही यहाँ पे बुलाया है झूठ बोल के, ताकि हम दुश्मनों के खिलाफ दुश्मनों का इस्तेमाल कर सके। वो सारे के सारे जब आपस में लड़ रहे होंगे तो हम यहाँ से निकल जाएंगे और बाहर सारे एजेंट्स और गैंगस्टर्स की फाइट शुरू हो चुकी होती है। इसके बाद हांशु डैनियल बेक को मैनेजर किम की जगह पे कहता है तू बोल रहा था हम यहाँ पे सारे बंदों को मार के क्या यहाँ से जिंदा वापस जा सकते हैं? तुझे बता दूं हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि हम लोग अकेले नहीं हैं। 73 तो बता क्या तू ये करने के लिए तैयार है? मैनेजर किम कहता है आखिर तुझे मेरा नाम कैसे पता? और हाँ मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, मैं हमेशा तैयार हूँ। इसके बाद हांशु डैनियल बेक के ऊपर काफी सारे लातों की बारिश कर देता है, लेकिन डैनियल बेक इन सारी लातों को ब्लॉक कर रहा होता है। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम उल्टे हाथ का मुक्का मारते हैं इसकी कनपट्टी में और लगातार इसके ऊपर काफी सारे जेटकुंडों के अटैक कर देते हैं और लास्ट में एक पंच इसकी छाती में मारते हैं जिससे ये बंदा दूर जाके गिरता है और दीवार से टकराता है। डैनियल बेक अभी ठीक से संभला भी नहीं होता, वो अभी खांस रहा होता है। लेकिन इतने में ही जिनचॉल उड़ता हुआ आता है और अपनी दोनों टांगों से लात मारता है इसके मुंह पे, बट डैनियल बेक अपनी मुंडी साइड कर लेता है जिस वजह से वो इस
अटैक से बच जाता है और अचानक से ही डैनियल बेग जिनचॉल की बनियान पकड़ के उसे उठा के बहुत ही बुरी तरीके से जमीन में पटक देता है, जो देख के मैनेजर किम और हांशु थोड़े से हैरान लग रहे होते हैं। इसके बाद हांशु कहता है ये स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो वाला बंदा काफी ज्यादा अलग है, कमाल है, ये अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। इसके बाद डैनियल बेग हाँफते हुए कहता है सालो हरामजादो, तुम्हारा टीम वर्क काफी ज्यादा अच्छा है। क्या तुम तीनों के तीनों भाई हो या फिर कुछ और हो? हांशु से अपना जूता दिखाते हुए कहता है क्या भाई, लगता है तेरा दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए तेरे दिमाग को ठिकाने में लाने की जरूरत है। बट डैनियल बेग अभी कतई जहर हो रहा होता है। वो भागता हुआ इनकी तरफ आता है और कहता है हरामजादो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हारी यहाँ पे कब्र खोद दूंगा, या फिर कैसा रहेगा मैं तुम्हारे मुंह सिल दूं ताकि तुम मेरे सामने फालतू की बकवास ना कर सको। डैनियल बेग जैसे ही मुक्का मारता है मैनेजर किम के ऊपर, मैनेजर किम उसको डॉज कर लेते हैं। इसके बाद एक लात पड़ती है हांशु के, लेकिन हांशु भी उसको ब्लॉक कर लेता है। डैनियल बेग अभी अकेला ही हांशु शियोंग और मैनेजर किम से फाइट कर रहा होता है और कमाल की बात होती है कि वो हांशु शियोंग और मैनेजर किम दोनों को ही काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। इसीलिए हांशु भी अभी कहता है हम दो है और वो अकेला, उसके बावजूद भी वो हमें टक्कर दे रहा है। लेकिन मैनेजर किम ऐसे मामलों में काफी ज्यादा सीरियस बंदे हैं, इसलिए मैनेजर किम कहते हैं एक सेकंड के लिए भी अपना ध्यान भटकने मत दियो, हमें नहीं पता वो क्या करने वाला है। डैनियल बेग जैसे तैसे करके इनसे फाइट कर रहा होता है, लेकिन उसको पता होता है कि वो इनके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। इसीलिए वो मैनेजर किम की गर्लफ्रेंड को कहता है यंग लेडी, वहाँ पे गन पड़ी है, वो गन उठा के इन दोनों को गोली मार दो। मैनेजर किम की वो झूठी गर्लफ्रेंड वो गन उठाती है और सीधा फायर कर देती है मैनेजर किम लोगों की तरफ, और ये गोली की फायर की आवाज बाहर सबको सुनाई दी होती है, जिस वजह से सारे के सारे बंदे फाइट करना रोक देते हैं। गोली चलने के बाद हांशु शियोंग, मैनेजर किम, डैनियल बेग, इन तीनों के ही फेस रिएक्शन काफी ज्यादा हैरानी भरे लग रहे होते हैं। यानी कि हमें नहीं पता होता कि उस लड़की ने गोली किसको मारी है, बट जैसे ही हमें डैनियल बेग की गर्दन में एक गोली का छेद दिखता है तो सारी बात क्लियर हो जाती है। असल में मैनेजर किम की धोखेबाज गर्लफ्रेंड ने ऐसा क्यों करा, ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पास्ट का सीन, जहाँ पे डैनियल बेग मैनेजर किम की छाती के ऊपर 3 गोलियां मारता है और ये लड़की उस वक्त मैनेजर किम को देख के अपने मन में बोल रही होती है नहीं, ये मर नहीं सकता, ये बस बेहोश है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो ये बेहोश होने से पहले अपनी उंगलियों में किस चीज की काउंटिंग कर रहा था। मैनेजर किम की उंगलियों को देख के साफ पता चल रहा होता है बेहोश होने से पहले वो कुछ चीज गिन रहे थे, और जैसे ही मैनेजर किम बेहोश होते हैं ये लड़की डैनियल बेग को कहती है ये मर चुका है। इसके बाद डैनियल बेग इस लड़की को अपनी गन देते हुए कहता है यंग लेडी, क्योंकि मैं 73 को भी मार चुका हूँ, इसलिए तुम भी अब अपने आप को जान से मार दो। ये लो गन, इस गन से खुद को जान से मार डालो और अपनी वफादारी साबित करो। और उसी समय इस लड़की को रियलाइज होता है कि मैनेजर किम अपनी उंगलियों में ये काउंट कर रहे थे कि इस बंदे ने अब तक गोली के कितने फायर करे हैं गन से, और मैनेजर किम की काउंटिंग के मुताबिक अब गन में गोली नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ये लड़की उस वक्त बहुत ही चौड़े में इस बंदे के हाथ से गन ले लेती है और खुद को मार रही होती है, और ये गन का ट्रिगर भी दबा देती है, लेकिन गोली नहीं चलती। और ये बात इस लड़की को पहले से ही पता होती है कि गोली नहीं चलेगी, बट इस बंदे को ऐसा लगता है कि ये लड़की काफी ज्यादा वफादार है जो मरने के लिए भी तैयार थी, लेकिन इस लड़की ने साफ साफ इस बंदे का बेवकूफ बनाया होता है। प्रेजेंट मोमेंट में डैनियल बेग के गले से भी खून निकल रहा होता है और वो फटी हुई हालत में बोलने की कोशिश कर रहा होता है क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि गन खाली है? तुमने जो कुछ भी किया था वो सब कुछ एक एक्टिंग थी। इसके बाद ये लड़की कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैंने इस इंसान से सच्चा प्यार किया है, क्योंकि मुझे पार्टी ने कहा था इस इंसान से बेइंतहा प्यार करने के लिए, और मुझे सच में इससे प्यार हो गया। क्या तुम्हें लगता है अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती जिसको बचाने के लिए ये अपनी जान दांव पे लगाता, क्या वो भी ऐसा ही करती? तुम्हें बता दूं, जब कोई लड़की किसी से सच्चा प्यार करती है तो उसमें काफी ज्यादा वफादारी होती है। बट इतने में ही यहाँ पूरे इलाके में पुलिस वाले आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे सारे लड़ने वाले लोगों को गिरफ्तार कर रहे होते हैं और कहते हैं कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, सबको गिरफ्तार कर लो, वो देखो वो लोग भाग रहे हैं, उन्हें पकड़ो। लेकिन अभी पुलिस बिल्डिंग के अंदर तक नहीं पहुंची होती, इसीलिए मैनेजर किम की गर्लफ्रेंड मैनेजर किम को कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो पुलिस वाले तुम्हें पकड़ लेंगे। अगर तुम मुझे अपने साथ लेके जाने की कोशिश करोगे तो तुम भी नहीं भाग पाओगे, इसलिए तुम जाओ। भले ही मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा ही समय बिताया, लेकिन वो समय काफी ज्यादा अच्छा था। प्लीज मेरी जाने अनजाने में की गई गलतियों को माफ कर देना और अपनी तबीयत का ध्यान देना। और एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी में कभी प्यार देखा ही नहीं, इतना प्यार देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस वजह से मैनेजर किम चिल्ला के बोल रहे होते हैं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मुझे नहीं पता इसके बाद वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। पर जिनचॉल और हांशु मैनेजर किम को पकड़ लेते हैं और मैनेजर किम की गुद्दी में एक सटीक जगह पे अटैक करके उनको बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हांशु कहता है देखो लड़की, मैं नहीं जानता तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन इसको मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम यहाँ से खुद बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लोगी। ये लड़की पहले थोड़ा सा हैरान होती है, उसके बाद एक स्माइल के साथ कहती है प्लीज उसका अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद हांशु मैनेजर किम को लेके यहाँ से भागने लगता है और कहता है भले इसके लिए तुम मुझसे नफरत करोगे, लेकिन यही चीज करना सही था। 73, अगर तू भी मेरी जगह होता तो तू भी यही करता। मुझे माफ कर दियो,
मैं यही बोलने वाला था, लेकिन ओए आखिर तूने उस लड़की को बेहोश क्यों कर दिया? दरअसल जिनचॉल ने मैनेजर किम की भी गर्लफ्रेंड को बेहोश कर दिया होता है और उसे अपने कंधे में लेके यहाँ से भाग रहा होता है। जिनचॉल कहता है, एक प्यार भरे कारण की वजह से मैंने इसको बेहोश करा है। इस बारे में ध्यान मत दो, इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे ये बता, तू उस बंदे को अपनी कमर में लेके क्यों भाग रहा है? लगता है साउथ और नॉर्थ कोरिया दोनों ही देशों की सरकार इस बंदे को ढूंढ रही है। आंशु भागते भागते कहता है, वह दरअसल मुझे एक जगह पता है जहाँ पे हम इन सारी परेशानियों से बच सकते हैं। वो लोग वहाँ पे हमारी मदद करेंगे। जिनचॉल कहता है, क्या हमारी मदद करेंगे? आंशु कहता है, हाँ, पैसा, पहचान, नागरिकता, वो हर चीज में मदद करते हैं। वो लोग चाइना के काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं। भले ही वो लोग चाइना से हैं, लेकिन असल में वो लोग कोरियन हैं। इसके बाद ये एक जगह के अंदर जाते हैं जिसका नाम होता है द स्काई पॉन शॉप। और अगर आपको नहीं पता कि पॉन शॉप क्या होती है तो बता देता हूँ। पॉन शॉप यानी कि जहाँ पे एंटीक चीजें खरीदी या फिर बेची जाती हैं। लेकिन इस जगह का नाम पॉन शॉप सिर्फ दिखाने के लिए होता है। दरअसल अंदर तो कुछ अलग ही लेवल का काम चलता है। हम देखते हैं अभी हांशु और जिनचॉल सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं। जिनचॉल कहता है, आखिर हमें और कितना नीचे जाना है? खैर वो छोड़ो, ये बताओ क्या हम सही जा रहे हैं? हमें यहीं पे आना था क्या? हांशु कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हमें उन दोनों के बारे में कुछ करना होगा। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। दरअसल मैनेजर किम और उनकी गर्लफ्रेंड को होश आ चुका होता है और वो दोनों आपस में प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, जो सुन के इन दोनों का दिमाग खराब हो रहा होता है। लेकिन हांशु फिर भी इन सबको इग्नोर करते हुए कहता है, मुझे लगता है हमें कपड़े बदल लेने चाहिए ताकि वो लोग हमें पहचान ना पाए। लेकिन इतने में ही हांशु के बगल से एक लड़की भागते हुए जाती है और कहती है, ह्योंगन, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। उस लड़की को ऐसे भागता हुआ देख हांशु कहता है, देख के लगता है हम काफी ज्यादा सही जगह पे आए हैं। और अभी जिस जगह पे ये आए होते हैं, यहाँ पे तेज तेज से गाने बज रहे होते हैं, पार्टियां चल रही होती हैं, लोग नाच रहे होते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे एक बुढ़ा बैठा होता है जिसकी बाहों में भी लड़कियां होती हैं। और इसी बुढ़े का नाम होता है प्योंगयॉन चो और इस बुढ़े की उम्र होती है 72 साल की। ये बुढ़ा अपना चश्मा हल्का सा नीचे करता है और मैनेजर किम लोगों को देखते हुए कहता है, लगता है हमारे यहाँ पे मेहमान आए हैं। और इस बंदे को देख के लगता है यही वो बंदा है जिसको फ्यूचर में मैनेजर किम ने कॉल करके चेयरमैन जू यानी कि हायरी के फादर की कंपनी को बंद करवाया था। और अगर ये बंदा किसी बड़ी सी कंपनी को बंद करवा सकता है, वो भी एक दिन के अंदर, तो आप समझ सकते हो ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो गाइस, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।